नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बड़ी खबर, भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मुहर लगा दी है। ब्रह्मानंद नेताम वर्ष 2008 में भानुप्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं। भाजपा ने प्रदेश चुनाव समिति में 5 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा था। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। उधर सोमवार को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने 14 दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद 3 दावेदारों का पैनल तैयार किया था। हालांकि मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी का नाम तय माना जा रहा है। कांग्रेस भी आज नाम का ऐलान कर सकती है। मनोज मंडावी के निधन की वजह से भानुप्रतापपुर सीट खाली हुई थी और ऐसे में सावित्री मंडावी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं छोटे से कार्यकर्ता, पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह से विश्वास किए हैं उनके विश्वास पर हम जरूर खरा उतरेंगे और निश्चित ही हम इस भानुप्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित होगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखा आपने भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम, जिनका ये दावा है कि प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर भाजपा को जीत मिलेगी। और आपको बता दें कि 2008 में ये भानुप्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर से भानुप्रतापपुर उपचुनाव में इन्हें उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में उम्मीदवार का ऐलान आज कांग्रेस करेगी। प्रत्याशी के नाम की घोषणा सावित्री मंडावी होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। आज कभी भी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हाईकमान को भेजा गया सावित्री मंडावी का नाम। दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी, जिन्हें प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है। तो भानुप्रतापपुर के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जल्द ही इस सीट से कांग्रेस के नाम की घोषणा की जाएगी। हम 4 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे और सीट को बचाने में भी सफल रहेंगे। भैया हाईकमान तय करेगा कौन कैंडिडेट हो। उम्मीद में सब लोग, क्योंकि अब समय कितना बचा है, तो जो दावेदार है तो वो तो फॉर्म खरीदेंगे ही ना। भैया हाईकमान तय करेगा कौन कैंडिडेट। तो आप ये देखिए कि आज बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अब सभी की निगाहें कांग्रेस के उम्मीदवार पर हैं, क्योंकि लगभग ये तय माना जा रहा है कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी, ये चुनावी मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं संभवतः। अब आप ये देखिए कि अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कुछ नाम भेजे गए थे हाईकमान के पास, जिनमें से ये समझा जा रहा है, लगभग ये तय माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में ब्रह्मानंद नेताम को टक्कर देंगी। अब चूंकि उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, मनोज मंडावी का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छी उनकी पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी और उनके एक कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और ख्याति प्राप्त पुरुष थे। तो ये माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी यदि चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनको टक्कर दे पाना किसी भी प्रत्याशी के लिए, दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। हालांकि बीजेपी ने बहुत ही चिंतन मंथन करने के बाद ब्रह्मानंद का नाम तय किया है और चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन अब कांग्रेस का पता खुलना बाकी है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे भानुप्रतापपुर से संवाददाता खेम नारायण शर्मा और अभिषेक शुक्ल, डिप्टी न्यूज एडिटर, रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने तो उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया, ब्रह्मानंद नेताम। कांग्रेस के लिए जो कि काफी समय से अटकलें लगी आ रही थी कि सावित्री मंडावी उम्मीदवार हो सकती हैं, अभी तक नाम तय नहीं किया गया, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देखिए रेनू, इसके पीछे कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि पहले दिन से ही तय माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी यहां पर कैंडिडेट होंगी कांग्रेस की। और हालांकि ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ब्रह्मानंद नेताम
या जो भी बीजेपी कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस के कैंडिडेट के घोषित होने का इंतजार करेगा और उसके बाद बीजेपी करेगी। लेकिन बीजेपी ने आज इसमें बढ़त ली है और ब्रह्मानंद नेताम का नाम घोषित कर दिया है। हालांकि 17 नाम यहाँ पर बीजेपी के पास आए थे, जिसमें से 5 शॉर्टलिस्ट करने के बाद दिल्ली से अब ब्रह्मानंद नेताम का नाम तय कर लिया गया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज माना जा रहा है कि कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी और लगभग तय है कि सावित्री मंडावी ही यहाँ पर उनके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन और भी कई दावेदार थे, कुछ विरोध भी उनको झेलना पड़ा था और भी कुछ लोगों के नाम आए थे। इसको देखते हुए हो सकता है कि अंतिम समय तक टालने की कोशिश शायद आला कमान कर रहा हो कि आखिरी समय में नाम घोषित किए जाए तो बाकी जो नाराज लोग हैं या और कैंडिडेट हैं उनको मना लिया जाए। ये अपनी अपनी रणनीतियाँ होती है पार्टियों की। फिर भी आज उम्मीद की जा रही है कि सावित्री मंडावी का नाम आज सामने आ जाएगा जी, क्योंकि नामांकन फॉर्म भी उन्होंने खरीद लिया है और अपने पद से जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उससे पहले वो इस्तीफा दे चुकी हैं और तमाम समीकरण भी उनकी ओर इशारा यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ तक ब्रह्मानंद नेताम का सवाल है, ब्रह्मानंद नेताम सरपंच से लेकर विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया है। मनोज मंडावी को हरा चुके हैं एक बार और एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने दांव लगाया है। कुल मिलाकर आदिवासियों पर अच्छी पैठ उनकी मानी जाती है और आदिवासी वोट ही रीनू यहाँ पर बहुत अहम होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश होगी कि आदिवासी वोट के साथ इमोशनल कार्ड भी चला जाए, जो कि सावित्री मंडावी के रूप में उसके लिए एक अहम तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। बिल्कुल। और आज ब्रह्मानंद नेताम जी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा भी अभिषेक जी कि अब वो दिन रात मेहनत करेंगे। इसके पहले वो लगातार मेहनत कर रहे थे क्योंकि उम्मीद थी कि शायद उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा और कमल का फूल जरूर खिलाएंगे। खेम नारायण, किस तरीके की हलचल भानु प्रतापपुर में देखने को मिल रही है? एक बड़ी पार्टी, विपक्ष पार्टी है, बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग ऐसा माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी उम्मीदवार होंगी। कांटे की टक्कर समझ में आ रही इस वक्त? जी देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है उसके उम्मीदवार के लड़ने के लिए भाजपा ने भी अपना दांव आज खेल दिया है और पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाकर उतारने का फैसला ले लिया है और उसकी अधिकृत घोषणा कर दी है। अभी कांग्रेस जो है वो अभी अपना पत्ता नहीं खोली। हालांकि सावित्री मंडावी को फाइनल माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आदिवासी समाज ने समीकरण बदल दिया है और उन्होंने कल की तिथि में 32 लोगों तक अपना नामांकन फॉर्म खरीदवा दिया है, जिससे थोड़ा समीकरण बदलता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस से भी आज शाम तक प्रत्याशी की घोषणा होने की उम्मीद है। और वहीं ब्रह्मानंद नेताम की बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम 2008 में विधायक रह चुके हैं और काफी मिलनसार व्यक्तित्व है, उनकी छवि है और जिसके कारण से भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाने के लिए तय किया है। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, एक सवाल ये भी है कि जब से सावित्री मंडावी जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया सरकारी नौकरी से, उसके बाद से लगातार हलचलें तेज थी। अब नामांकन जब से दाखिल होना शुरू हुए तभी कांग्रेस के अंदर ही अंदर क्या कुछ बदलाव की रणनीति भी चल रही है? ऐसा क्या संभावित हो सकता है कि ऐन मौके पर नाम बदल दिया जाए? क्योंकि अभी तो माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी ही होंगी, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम के आने के बाद क्या ऐसी कोई भी आशंका है कि प्रत्याशी बदला जा सकता है? वक्त ही बताएगा कि क्या कांग्रेस तय करती है। बहरहाल उसने 2 नाम तय करके यहाँ से भेज दिए हैं अपने आला कमान को और उन दोनों नामों में से एक नाम यहाँ पर कांग्रेस तय करेगी, ये बात तो तय है। हालांकि नाम बदलना नहीं बदलना ये फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि कोई कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी या किसी प्रकार का कोई चेंजेस करेगी, क्योंकि उसके भी दिमाग में ये तमाम नाम होंगे कि भाजपा किसको वोट दे सकती है। अगर ब्रह्मानंद नेताम का नाम 5-6 लोगों की लिस्ट में था तो कांग्रेस को भी इस बात का भान होगा, उसके पास भी ये रिपोर्ट होगी कि ब्रह्मानंद नेताम एक अहम कैंडिडेट यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो मनोज मंडावी को हटाएं। तो तमाम चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया होगा, विचार ज़रूर किया होगा। तो लगता नहीं कि आखिरी समय में कोई नाम में ऐसा बदलाव होगा, फिलहाल जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है। और कांग्रेस ने तमाम लोगों के नाम सोचते विचारते हुए ही 2 नामों को आगे बढ़ाया होगा और उसमें भी सावित्री मंडावी का नाम लगभग यहाँ पर हम तय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सारे समीकरण होते हैं वो समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सावित्री मंडावी कांग्रेस के लिए एक उपयुक्त कैंडिडेट यहाँ पर हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानीय दावेदार भी सामने आए थे, कुछ विरोध भी सामने था, लेकिन
लग नहीं रहा कि कांग्रेस इन दो नामों के अलावा किसी तीसरे नाम पर विचार करेगी, और उसमें भी सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही अभिषेक जी, एक बात और है कि कांग्रेस के लिए जो कि इतना बड़ा जनाधार है, इतने बड़े बहुमत के साथ प्रचंड जनादेश की उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस ने, और उसके बाद भानु प्रतापपुर एक ऐसी सीट है कि उन्हीं के विधायक थे जिनके निधन के बाद से सीट खाली हुई, और दूसरी बात कि एक सिंपैथी वोट भी होता है, तो ये बहुत बड़ी साख की बात हो जाएगी कांग्रेस के लिए कि भानु प्रतापपुर सीट नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी खेमनारायण बोल रहे थे, ये एक तरीके से सेमीफाइनल है सत्ता का। इस विधानसभा चुनाव हालांकि तय था नहीं, लेकिन क्योंकि मनोज मंडावी की मृत्यु हुई और उसके बाद ये उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, इसके बाद अब सीधा जो भी चुनाव होंगे, सीधा अगला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी, तो दोनों को ही अपनी तैयारियों को परखने का मौका होगा। इसीलिए सेमीफाइनल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और दोनों ही पार्टियों का काफ़ी कुछ दांव पर यहाँ पर होगा, जहां सरकार अपनी कामकाज पर एक बार फिर से मुहर लगाना चाहेगी कि उसके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। तो भाजपा में हालिया दिनों में जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसके आला नेता भी चाहेंगे कि इस बदलाव का कुछ असर वहाँ पर दिखे, क्योंकि उनकी भी साख का सवाल यहाँ पर है। लगातार उपचुनाव बीजेपी हारती आई है अभी जब से 3 साल में, तो वो चाहेंगे कि इस बार इस मिथक को, इस भ्रम को तोड़ा जाए, और जो बदलाव बीजेपी में टॉप लेवल पर हुए हैं उसका असर इस चुनाव में दिखे। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉइंट वाली बात कही आपने कि जो मिथक एक बना हुआ है कि सारे जो भी उपचुनाव हो रहे हैं, जो छोटे बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भाजपा को हार मिल रही है, ये मिथक तोड़ने की भरपूर कोशिश बीजेपी की बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों कम से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली चलिए खबरों का हम रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां ब्रह्मानंद के प्रत्याशी बनने पर अरुण साव का बयान आया है। बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद पर भरोसा जताया, हम भानु प्रतापपुर सीट पर गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को चुना है उम्मीदवार। आज ही घोषणा हुई है। ब्रह्मानंद जी ने दावा भी किया है कि कमल का फूल भानु प्रतापपुर में खिलेगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय समिति ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर स्वीकृति दी है। ब्रह्मानंद नेताम जी हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से भानु प्रतापपुर उपचुनाव लड़ेगी, और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, और हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भारी बहुमत से भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतेंगे। और राजनांदगांव से बड़ी खबर है। डोंगरगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, धुमका में सीएम बघेल कर रहे भेंट मुलाकात, ग्रामीणों से कर रहे सीधा संवाद, प्रदेश सरकार की योजनाओं की ले रहे जानकारी। धुमका से जाएंगे ग्राम बेलगांव के माड़ी तराई गौठान। ग्राम बेलगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। बेलगांव से डोंगरगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे भेंट, और मुख्यमंत्री डोंगरगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल में ओल्ड पेंशन स्कीम पर कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है, जो राज्य और कर्मचारियों का पैसा है उसको वापस किया जाए, लेकिन सरकार ने साफ इनकार कर दिया। वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उसको पहले ये बताया जाना चाहिए कि वो रो क्यों रहे हैं। ऐसे में तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव रिजल्ट आने पर उनके लिए नैपकिन मंगाना पड़ जाएगा। धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीएम ने कहा कि हमारे प्रदेश में जबरन धर्मांतरण मामले में कानून सख्त है, जहां जहां से भी शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम तो स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। पहले तो अनुराग ठाकुर ये बताया कि बिना बात के रो क्यों रहा था वो। हिमाचल के रिजल्ट आने के बाद और कुछ नेपकिन वगैरह मंगा के रखे, क्योंकि वो एक्टिंग करनी पड़ेगी उनको। समय बीतता गया। अब स्थिति ये है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अनेक धर्म स्वीकार किए हैं,
तो धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरिया कोई धर्मांतरण करा है तो हमारे सरकार में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, नियम भी है और हमने कार्रवाई की भी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार सरगुजा पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर में उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है और आज दोपहर 12:30 बजे संघ प्रमुख अंबिकापुर के सुभाष नगर स्थित सरस्वती महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां संभाग भर से लगभग 10,000 स्वयंसेवक के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अंबिकापुर शहर में विभिन्न चौक चौराहों से पद संचलन करते हुए पीजी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, तो वहीं मोहन भागवत 3:30 बजे पीजी कॉलेज मैदान में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। शहर में आज आरएसएस का पथ संचलन होने जा रहा है। तमाम स्वयंसेवकों को आप देख सकते हैं जो कि सरगुजा संभाग से पहुंचे हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से ये संचलन होगा और इसके लिए अलग अलग रूट भी तय किए गए हैं, लेकिन जितने भी स्वयंसेवक हैं वो एक साथ एक जगह पर मिलेंगे और पीजी कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त पहुंच गए हैं, अंबिकापुर में हैं और यहां से वो आम सभा को संबोधित करेंगे और एक तरह से जो जितने भी स्वयंसेवक सरगुजा संभाग के यहाँ पर आए हुए हैं उनको संबोधित करेंगे। पूरा जो कार्यक्रम है वो अंबिकापुर शहर में होने जा रहा है, लेकिन जो पहुंचे हुए हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक, ये सरगुजा संभाग से पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 2 दिवसीय जो दौरा रहा है आरएसएस प्रमुख का, इस दौरान जशपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज अंबिकापुर में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां भव्य पथ संचलन होगा और पथ संचलन के बाद पीजी कॉलेज का जो ग्राउंड होगा वहां पर आरएसएस प्रमुख पहुंचेंगे और तमाम स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहां भाजपा और उनके अनुवांशिक संगठन गुप्त एजेंडा के तहत अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं होगा। आदिवासियों के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली कहीं से भी आरएसएस या भाजपा से मेल नहीं खाता। उनके अनुकूल यहाँ का माहौल नहीं है। आज अंबिकापुर में ही ऐसा स्थिति निर्मित हो गया है कि आदिवासी संगठन और आरएसएस भाजपा दोनों आमने सामने है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपस में टकराहट न हो और प्रशासन को हम इसके लिए पुरजोर हमारा कोशिश है कि दोनों अपना अपना सभा मीटिंग कर लें। दोनों एक ही जगह पे करने के लिए आमदा है। ऐसे में साफ झलकता है कि दोनों का वैचारिक मतभेद है और दोनों का विचार मेल नहीं खाता है। आदिवासी समाज हमेशा से कहता रहा है कि वो हिंदू नहीं। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड